पहले आप देखेंगे पिछले दिन जहाँ तक बताएगा उसके आगे ये इंट्रोडक्शन पार्ट शायद 9 हो जाएगा ना, 8 तक तो हो गया था, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और शायद आज ख़त्म भी हो जाएगा थ्योरी, ये लग रहा है, तो देख लीजिएगा एक बार। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात ये है ना, नोट में सबसे 1 नंबर में आपको दिखा गया है वहाँ पे कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्सेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। कल मैंने इसके बारे में बात भी की थी, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कि अगर ए और बी दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, ठीक है। व्युत्क्रम निकालने का मतलब इसका भी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका भी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी, अरे चलो शिवम आगे, तो ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है ए बी वो भी इन्वर्टिबल होगा, यानी इसका भी ए बी इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, एग्जिस्ट करेगा। और उसके बाद कहता है कि एक तो ये होगा और दूसरा कंडीशन इसी में एक और कह रहा है कि क्या होगा कि उसका इन्वर्स जो है उन दोनों के इन्वर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही नोट नंबर 1 में आपको लिखा गया है। वहाँ पे दो बातें एक साथ कही जा रही हैं, समझेंगे। पहला बात कह रहा है कि अगर ए और बी इन्वर्टिबल है तो ए बी भी इन्वर्टिबल होगा, और दूसरा बात कि उसका इन्वर्स उन दोनों के इन्वर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। और कहता है कि इसको हम लोग किस नियम के नाम से जानते हैं, पहले से आपको पता है। इसको जब भी ये गुना करने पर ये उल्टा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ला, ठीक है। ये रिवर्सल ला, रिवर्सल ला कहिए या रिवर्स ला कहिए, व्युत्क्रम नियम कहते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब व्युत्क्रम नियम का मतलब गुना करने पर ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने की बात कह रहा है, तो प्रूफ भी आप लोग देखेंगे, कुछ नहीं करना है। कहता है कि भाई देखो, सबसे पहली बात ये है कि ए और बी, ध्यान से समझेंगे, ए और बी दोनों इन्वर्टिबल है, दोनों इन्वर्टिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। और आपको पता है पहले कि पिछले दिन बताया गया था कि जिसका इन्वर्स फाइंड किया जाता है, इसका मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी उसका इन्वर्स है। ऐसे ही बी का इन्वर्स है, इसका मतलब बी का भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ये भी जो है कि नहीं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अब अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में आप देख सकते हैं स्पष्टतः कि हम लोग अगर ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब इसका भी कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, मान लो इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 4 है, तो गुना करने पर मतलब ए और बी, बात समझेंगे थोड़ा सा, यानी गुना करने पर ये दोनों मैट्रिक्स भी क्या होगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स ही होगा उसका जो है कि नहीं। तो कहता है कि देखिए ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तब तो इन दोनों का गुना भी 0 नहीं होगा। बात समझिए, कहने का मतलब इसका भी वैल्यू 0 नहीं है, इसका भी वैल्यू 0 नहीं है, तो इन दोनों का गुना 0 कैसे हो जाएगा। अगर 2 और 5 अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, इसलिए इन दोनों का गुना भी 0 नहीं होगा डिफिनीशन के अनुसार। अब आगे देखिए क्या कहता है, कल आपने पढ़ा था कि हम लोग डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल करके गुना करें या गुना करके निकाले, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कल के वीडियोज में आपको बताया गया था कि डिटर्मिनेंट निकाल करके गुना करे या उसको गुना करके डिटर्मिनेंट निकाले, वैल्यू सेम होता है। तो ये बताइए, यानी ये चीज़ के बराबर हो गया, तो यहाँ तो प्रूफ हो गया कि इसका मतलब उसका ए बी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, पहली बात, क्योंकि पता है कि जो नॉन जीरो होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यही आपको प्रूफ करना था। पहला तो कंडीशन प्रूफ हो गया, पहला कंडीशन में यही दिया था ना कि अगर ए इन्वर्स निकल सकता है, बी का इन्वर्स निकल सकता है, मतलब दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसका भी इन्वर्स होगा, तो इसका मतलब उसका भी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा। तो हम लोग बता दिए कि भाई देखो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इन दोनों का गुना भी 0 नहीं होगा। और इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ए बी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है,
इसका मतलब ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स होगा। ये बातें यहाँ से प्रूफ हो गई। और फिर ये करना है तो आप एक ले करके दिखा सकते हैं वैल्यू, कोई एक एग्जांपल लेकर के, या पीछे में तो इसको प्रूफ भी किया गया है मैट्रिक्स वाले केस में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपको थ्योरम, शायद ये 6 होगा या 7th होगा, देख लीजिएगा। और पता है शायद ये वाला आपके बुक में नहीं दिया है। ठीक है, ये सब बीएससी की बात है, मैंने उस समय पढ़ा दी थी, बता दी थी उस सबको, तो आप लोग भी इसको देख लेंगे। ठीक है, ये जब आप इंटर साइंस के बाद मैथ लेंगे, अगर बीएससी में ऑनर्स करेंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। हम लोग उसको देखते हैं। देखिए क्या कहता है, बहुत सुंदर बात है। कहता है कि अगर कोई ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, पहले ये बताइए, कल आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से उसके एडजॉइंट में आप गुना करेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो कितना होगा, तो वो कहता है कि उसके डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, पहला चीज़। दूसरा आपने पढ़ा कि अगर हम इसका क्या निकाल दें, अगर कहता है कि इसका हम लोग, ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट निकाल दें, तो कहता है कि इसका वैल्यू जो है वो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसके ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के n पावर के बराबर होगा। ठीक है, और तीसरा बात आपने पढ़ा था कि अगर इसमें से ए हटा दें, ए हटाने का मतलब इसको हम लोग अलग अलग तोड़ दें, गुना करके डिटर्मिनेंट निकाले या अलग अलग करेंगे, जैसे ऐसे कल दिखे थे आप लोग, अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे 2 गुना करके डिटर्मिनेंट निकाले या डिटर्मिनेंट निकाल के गुना करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखे थे इधर ए का डिटर्मिनेंट n था और ये गुना वाला इधर बटा में आया था, तो बटा में आया था तो क्या हो गया था, बताया गया था ऊपर पावर n है, नीचे पावर 1 है, और जब एक ही चीज़ होता है भागा में तो पावर को घटा देते हैं, यानी ये n-1 हो जाएगा। यानी तीसरा चीज़, एक और चीज़ आप देखे थे कि अगर केवल एडजॉइंट का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले तो उसका वैल्यू, ये 3 चीज़ें आप देखे थे, और संयोग से ये तीनों से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। और इसी से आगे आप लोग देख रहे हैं, इसी के आगे आपको समझना है जो ये चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें यही कह रहा है कि भाई देखो, ये 3 चीज़ें आपको पीछे बताया गया प्रूफ के साथ, पिछले वीडियोज में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 8 में। ठीक है, कहता है आज का जो थ्योरम है कि अगर ए एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, माने n ऑर्डर का कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो कहता है कि भाई देखो क्या होगा कि उसमें अगर उसका एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाल दें, समझिएगा, अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाल दे तो उसका वैल्यू कितना होगा। कहता है कि अगर अभी तक हमने क्या किया था, एडजॉइंट में मैट्रिक्स से गुना किया, एडजॉइंट में मैट्रिक्स गुना करके उसका डिटरमिनेंट निकाला, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाला, अब वो कहता है कि एडजॉइंट का अगर एडजॉइंट निकाल दे तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो कहता है कि उसका वैल्यू जो है उसके डिटरमिनेंट का n-2 और उसके मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर होगा। आज हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो कहता है कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ, प्रूफ करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसका सहारा लेंगे। ठीक है, चलिए, इसका सहारा लेने का मतलब मान लिया जाए कि कोई 2 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं। अगर कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है, तो उसके एडजॉइंट में, मतलब एडजॉइंट बी में गुना करने पर इस डिफिनीशन से क्या होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम n लिखे ना लिखे हो तो पता ना आपको, जितना ऑर्डर का होगा उतना ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, या अगर लिख दे तो कोई बात नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात को ध्यान से, ये चीज़ें आपको पता है पहले से। ठीक है, अब यदि हम लोग इस b के जगह पर एडजॉइंट a लिख दें, देखिए यहाँ पर ये एडजॉइंट a का अगर यूज कर दे थोड़ा देर के लिए, मान लेते हैं ऐसे लिख देंगे कि पुटिंग, ठीक है, रखने पर b के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एडजॉइंट a पुट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, b के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एडजॉइंट a पुट करेंगे, तो क्या होगा, देन इस इक्वेशन में रखिए, तो b का मान, b के जगह पे एडजॉइंट a पुट कीजिए, तो देखिए क्या होता है, जब b के जगह पर हम लोग एडजॉइंट a पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। b के जगह पर लिखेंगे
एडज्वाइंट ऑफ ए, फिर ब्रैकेट दे देंगे, फिर ए जे लिखा है तो एडज्वाइंट फिर यहाँ भी लिख देंगे, फिर बी के जगह पे एडज्वाइंट ए यूज करेंगे। ठीक है, इधर भी है, बी के जगह पे हो जाएगा एडज्वाइंट ए, और आई तो समझ ही रहे हैं आप। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग वही किए हैं कि यहाँ से ये जो डिफिनीशन है इसको मैंने यूज किया, उसमें बी के जगह पे एडज्वाइंट ए को मैंने रखा, और आगे देखेंगे बड़ी ध्यान से इस चीज को। चलिए जी, अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पे इस डिफिनीशन को हम लोग यूज कर सकते हैं ना, यहाँ पे इस डिफिनीशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर इस डिफिनीशन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे बारी बारी से, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको जस का तस छोड़ देते हैं। ठीक है, एडज्वाइंट ए, ए डी जे एडज्वाइंट ए। ठीक है, और यहां पर देखिए एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट, जब हम किसी मैट्रिक्स के एडज्वाइंट का डिटर्मिनेंट निकालते तो उसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। तो इसको क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, और ये हो जाएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ, बात को ध्यान से समझिएगा, दोनों तरफ हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जी। चलिए, तो हम लोग दोनों तरफ इधर भी ए से करेंगे और इधर भी ए से करेंगे। तो आपको समझिए, इधर ए से करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए इंटू चलिए समझिएगा, ए इंटू एडज्वाइंट ए। ठीक है, ए इंटू एडज्वाइंट ए, ये है ऐसे, ए इंटू एडज्वाइंट ए, फिर एडज्वाइंट ए। ठीक है, और इधर भी करेंगे। ये देखिए, ये बताइए क्या देगा, एक तो वैल्यू है ना, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो इसको हम आगे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और यहाँ ए से गुना कर दिए। यहाँ कौन सा गुना किए हम लोग, यहाँ पे गुना किए हैं प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि सबके पहले गुना कर रहे हैं ना, इसमें भी पहले ही गुना किए। कहेंगे सर ये तो पहले ये लिखे हुए हैं, नहीं, ये एक अंक है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है, और बात मैट्रिक्स की है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर ही निकल जाता है। ठीक है, और मैट्रिक्स में गुना कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में पहले ए है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। अब चलिए इस चीज को आप देखिए, इस चीज को देखिए, फिर फर्स्ट वाला डिफिनेशन, फर्स्ट वाले डिफिनेशन में आपको दिखाया गया है कि किसी मैट्रिक्स से उसके एडज्वाइंट में गुना करने पर उसका वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी के गुना के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, पहले वाला ही केस है। तो क्या लिखेंगे इसके जगह पे, इसके जगह पे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये देखिए एडज्वाइंट ए है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, एडज्वाइंट ए, चूंकि इसका वैल्यू तो हमें निकालना है ना। और ये देखिए, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस वन। और ये आप जब गुना करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से करने पर वो मैट्रिक्स ही फाइंड हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा बड़ी बात को ध्यान से। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए, पता है ना, ये वाला गुना करने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ऐसा से सब आ रहा है ना, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। डिटर्मिनेंट में आइडेंटिटी से गुना करेंगे तो पता है ना, ये हो जाएगा आपको क्या, ध्यान से सुनिए, ये छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा आपका एडज्वाइंट ए। ठीक है, और ये गुना वाला ना इधर बटा में आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। और आप समझिए दोनों सेम चीज है, और आपको पहले से एक फॉर्मूला पता है कि a के पावर m हो बटा में a के पावर n हो तो a का पावर m माइनस n होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर हम लोग यहाँ घातांक वाले रूल को यहाँ लगाएंगे तो ऊपर n माइनस वन है और नीचे वन है, तो n माइनस वन में से अगर वन घटाएंगे, n माइनस वन माइनस वन करेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी तब तो ये मेरा चीज आ गया ना। इसलिए ये देखिए, आइडेंटिटी से गुना करे ना करे, पता है किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुना कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक मैट्रिक्स है, एडज्वाइंट
इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर -1 है और नीचे में 1 है, घटा देंगे तो n-2 इंटू ए। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आपके सामने पूरा प्रूफ है, ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं किया गया है। ये ऊपर में 3 जो आप पढ़े थे उसी के आधार पे, ये बीएससी की बात है, लेकिन चूंकि यहाँ डिस्कस में आया था तो हम लोग इसको यूज कर दिए। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक नोट डाउन कर देता हूँ, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए क्या होता है, सब जितना है तो देगा। देखिए समझिएगा। अब मैं ना इसको अगर मैं मिटा दूं, ठीक है, तो वहाँ कॉपी में भी आपको बनाया हुआ है टोटल थ्योरी वाले कॉपी में, तो 4 चीज आप इस एडजॉइंट से देखे हैं। ठीक है, वो 4 चीजें आप हमेशा के लिए याद रखें, ये 4 नंबर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 चीजें हैं, फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दूं, किसी मैट्रिक्स से उसके एडजॉइंट में गुना करने पर उसका वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी के बराबर। अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाल दे तो उसका वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट के पावर n के बराबर। अगर उसमें से a हटा दे तो उसका वैल्यू उसके n-1 के बराबर। और यदि उसका एडजॉइंट निकाल दे तो उसका वैल्यू उसके n-2 और उस मैट्रिक्स के गुना के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 7वां जो थ्योरम था ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारे एडजॉइंट वाले हैं, थोड़ा ऐसा समझिएगा इस चीज को। 5 नंबर में देखिए ये क्या कहता है कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो कहता है कि तब तो उसका एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज निकालिए, या ट्रांसपोज निकाल करके एडजॉइंट निकालिए, वैल्यू जो है वो सेम होगा। बात समझ रहे होंगे, यानी इसमें आपको कहता है कि आप क्या कीजिए, या तो ट्रांसपोज निकाल करके एडजॉइंट निकालिए या एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज निकालिए, दोनों का वैल्यू आपस में सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, चलिए जी थोड़ा समझ लेते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए हाँ जी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसमें देखिए इसका भी प्रूफ करके दिखाया हुआ है। ठीक है, लिखा है कि अगर हम लोग प्रूफ की बात करें, इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे कि हम उसका एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज निकाले या ट्रांसपोज निकाल करके एडजॉइंट निकाले, दोनों वैल्यू सेम होगा। तो कहते हैं देखिए प्रूफ में आप देख रहे होंगे वहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टतः कि मान लिया कि एक चूंकि दिया ही है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि उसका डिटर्मिनेंट, प्रूफ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद कहता है कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए इन्वर्टिबल है तब तो ये वाला हम लोग लगा सकते हैं थ्योरम, फर्स्ट वाला, कि इसलिए यानी उसका वैल्यू और उसका एडजॉइंट गुना करने पर उसके डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कहता है कि अगर ये बातें हैं, सही है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने का मतलब कि जब मैट्रिक्स सेम है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग अगर दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ट्रांसपोज का नियम क्या कहता है, ट्रांसपोज का नियम आपको बताया गया है कि अगर दो मैट्रिक्स में गुना करके उसका ट्रांसपोज निकाले या उसका ट्रांसपोज निकाल करके गुना करे, वैल्यू सेम होता है, लेकिन उल्टा हो जाता है, रिवर्स रूल काम करता है। वही कार्य हम लोग यहाँ करेंगे। अगर ये दो मैट्रिक्स है तो हम लोग गुना करके ट्रांसपोज निकाले या दोनों का ट्रांसपोज निकाल करके गुना करे तो उल्टा हो जाएगा ना, एडजॉइंट पहले आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में चला जाएगा। और एक बात और, ये तो पता है डिटर्मिनेंट है, ये तो वैल्यू है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बाहर आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। अब आपको पता है आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही होता है। ये देखिए 1 0 0 1, इसको ट्रांसपोज भी कीजिएगा ना तो यही होगा, 1 0 0 1 ही होगा। ये तो पहले भी आपको बताया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या होता है
कि ये बातें मेरे सामने एक आ गया कि एडजॉइंट का ट्रांसपोज, अच्छा एक लाइन बढ़ा दे इसको, ये देखिए तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी, क्योंकि इसका ट्रांसपोज ध्यान रखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आज एक बहुत अच्छा चीज सीखने वाले हम लोग, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। अब कहता है एक बात ध्यान से समझिएगा, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग ना थोड़ा यहाँ से एक नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट काम में क्या करते हैं कि अगर हम थोड़ा देर के लिए ना ऐसा कर दे कि भाई देखो एडजॉइंट एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, और उसका एडजॉइंट निकाल करके उसमें गुना करें, तो भी आपको पता है यही वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाले में ही पता है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए चाहे एडजॉइंट ए इंटू ए, बात एक ही होता है, पहले से आपको नोट्स में बताया गया है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा उसके डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट काम। अब ये देखिए तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज और ये देखिए ये आपको पहले से लिखवाया गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालें या उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों वैल्यू सेम होता है। ये भी थ्योरेटिकल बात है, आपको समझाया गया है पीछे वाले वीडियोज में, ठीक है। तो ये वाला की जगह हम क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को थोड़ा देखिए ध्यान से। इसका जो LHS है और सॉरी RHS है और इसका जो RHS है वो दोनों सेम है, दोनों का RHS सेम है, तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा, और LHS सेम होगा तो आप देखिए तो ये वाला भी दोनों क्या है, सेम है, तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए, है ना। यानी ये बातें आ गई कि नहीं आ गई कि हम लोग उसका एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज निकाले या ट्रांसपोज निकाल करके एडजॉइंट निकाले, दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं किया गया, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक सहारा लिया कि उस चीज को जो फला हम लोग मेरे पास डिफिनेशन है ए इंटू एडजॉइंट, उसको लेकर के दोनों तरफ ट्रांसपोज निकालेंगे, और जब दोनों तरफ ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको इक्वेशन फर्स्ट बना करके और फिर एक उसके ट्रांसपोज के एडजॉइंट निकालने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला में ट्रांसपोज वाला का यूज करेंगे और उसका भी देखेंगे, RHS पार्ट सेम होगा तो LHS बराबर हो जाएगा, और LHS में भी ट्रांसपोज कट जाएगा, तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू का एडजॉइंट, ठीक है, आपस में बराबर होंगे। ये आपका नेक्स्ट थ्योरम था और ये एडजॉइंट का अंतिम बात भी था, इसी के साथ एडजॉइंट खत्म भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बता दूँ इसी के साथ, ये देखिए 5 के बाद एक 6 नंबर, आप इसको एक जगह रखेंगे संभाल करके, ठीक है। देखिए जब आप वीडियो देखते हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको फिर आप जब वीडियो में दोबारा देखते हो तो रिवीजन होगा, और प्लस में उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बात है जो आपको नोट्स में नहीं है कहीं, ठीक है, या नोट्स में कहीं कुछ मिस्टेक लिख दिया गया है, हो गया है, तो आप उसको सुधार भी लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये शायद नोट्स में नहीं दिया गया है, आप इसको समझेंगे। ये सारे BSc की बातें हो रही हैं कि आप ध्यान रखिए, दो मैट्रिक्स को गुना करके एडजॉइंट निकाले या एडजॉइंट निकाल करके गुना करें, बात तो सेम होता है। एडजॉइंट बी इंटू, ध्यान रखेंगे, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, लेकिन उल्टा हो जाएगा, ए बी को गुना करके एडजॉइंट निकाले या बी का एडजॉइंट निकाल करके ए के एडजॉइंट में गुना करें, मतलब गुना करके एडजॉइंट या एडजॉइंट निकाल करके गुना करें, वैल्यू सेम होता है। ये सब एडजॉइंट की ही प्रॉपर्टीज कहिए या थ्योरम कहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको भी थोड़ा प्रूफ करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ को देखेंगे आप लोग ध्यान से। देखिए सबसे पहली बात ये है कि हम लोग पढ़े हुए हैं ये पहला वाला फॉर्मूला। देखिए पहला वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस फॉर्मूला से इसको क्या लिखेंगे कि देखिए ये मेरा अगर एडजॉइंट ए बी है, ठीक है, बढ़िया बात है, एडजॉइंट ए बी है तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, एडजॉइंट ए बी है ना।
अब आप बताइए कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उसके मैट्रिक्स से गुना करने पर क्या होता है। ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट है किस मैट्रिक्स का, ए बी मैट्रिक्स का। तो ए बी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में ए बी मैट्रिक्स से अगर गुना कर दे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू उसके डिफिनेशन के अनुसार उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुना के बराबर होता है। तो इसका मैट्रिक्स कौन है, ए बी, तो ए बी के डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुना के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे देखिए, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस चीज के बारे में तो आप क्या देखेंगे, ये देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि चलिए जी अगर मैं बात करूं यहाँ से, ये देखिए ए का एडजॉइंट ए से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए का एडजॉइंट ए में गुना करेंगे तो डिफिनेशन को सर ये होगा। बी का अगर करे उसके एडजॉइंट में गुना तो इसका भी क्या होगा, बी के और आइडेंटिटी के बराबर होगा, है ना। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इसको हम छोड़ दिए यहीं पर, इक्वेशन फर्स्ट बना दिए, सपोज कीजिए। और यहाँ पे देखिए अब अगर इसी प्रकार जैसे ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से गुना करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी वाला भी यही है, बी से उसके एडजॉइंट में गुना करेंगे तो उसके डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर इन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूं, गुना कर दूं, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। या अगर मैं गुना ना भी करूं तो इन दोनों को छोड़ देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं और फिर शुरू करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग लेते हैं अगर तो क्या लिखेंगे, ए बी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप बताइए डिटरमिनेंट निकाल करके गुना करे, कल आपको बताया गया था और कहा था मैंने कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप गुना करके डिटरमिनेंट निकाले या डिटरमिनेंट निकाल करके गुना करें, लेकिन ये ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी, ये सीधा सीधा होता है, ये उल्टा नहीं होता, रिवर्स को नहीं फॉलो करता है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा जी, और ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ना आपको यहाँ पे लिखा गया है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ यूज कर देंगे ना। देखिए तो आपको पता है कि हम लोग अगर बात करें ये दोनों अंक है, ठीक है, तो हम इसमें भी आई से कर सकते हैं, इसमें भी आई से करेंगे, चूंकि इसका ये वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी आइडेंटिटी। समझिएगा ये एक मैट्रिक्स है, थोड़ा सा बात को मैं समझा दूँ यहाँ स्पष्टतः। अगर 2 गुना 3 है, ठीक है, और चूंकि क्यों 2 गुना 3 मतलब क्या है कि ए बी का डिटर्मिनेंट जब तोड़े तो आया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी एक ये अंक है एक ये अंक है और दोनों गुना में है, और इसके बगल में कोई मैट्रिक्स है तो आप क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे केवल, नहीं ना, आप 2 और 3 दोनों से गुना करेंगे क्योंकि ये दोनों इसके लिए है। यानी 2 से भी आइडेंटिटी में करेंगे और फिर 3 से भी आइडेंटिटी में करेंगे, या 2 3 6 से के बारे में करेंगे। वही बात मैंने यहाँ लिखा, ये इसको तोड़ने पर ये आया अलग अलग, और फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम इससे भी गुना करेंगे इससे भी गुना करेंगे, ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है। और अब आप देख रहे होंगे ये चीज़ यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर देंगे और ये चीज़ यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिख देंगे ए इंटू एडजॉइंट ए और इसके जगह पे पुट कर देंगे b इंटू एडजॉइंट b, ठीक है, b इंटू एडजॉइंट b। चलिए जी अब आप देखिए a इंटू एडजॉइंट a, b इंटू एडजॉइंट b। अगर मैं इसको लिखूं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा समझ लेंगे। ये देखिए पता है ना, ये इतनी चीजों को अगर मैं साथ करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, a और b एक साथ कर देंगे और ये लिख देंगे एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो याद रखिए कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको बताया गया है मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, यानी कि ए और बी दो मैट्रिक्स है तो बराबर नहीं होगा बी और ए के, मतलब वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ए बी सी अगर 3 मैट्रिक्स है तो हम बी और सी गुना करके ए से करें या ए और बी गुना करके सी से करें, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम होगा। ये है साहचर्य नियम, यहाँ साहचर्य नियम का ही पालन किया गया है। ये चारों मैट्रिक्स है,
ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को गुना करके इसमें करें या इन दोनों को गुना करके इसमें करें, कोई वैल्यू में प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे ही इतना आप लिखेंगे तो इसका देखिए, इसका ए बी, इसके ए बी से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। और यही आपका थ्योरम था, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, सॉरी एडजॉइंट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। ठीक है, क्योंकि ये क्रम विलोम का पालन करता है, आप इसको घुमा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक लाइन बढ़ा देते हैं हम लोग, ये कट जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, पता है ना कि गुना करके करें या गुना ना करके करें, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे कि एडजॉइंट बी ऐसे, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, यही मेरा थ्योरम था, अंतिम था, इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे एक्सरसाइज 4.6 के लिए है, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, समीकरण निकाय। तो मैं इसको साफ करता हूँ, इस पूरे चीज़ को आप एक बार ध्यान से रखेंगे, अपने पास समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए कम से कम जो प्रॉपर्टीज लिखा गया था उसको आप ध्यान रखेंगे, और मैं उसी के आधार पर ना एक आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सरसाइज तो सब आप देखेंगे ही, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए थोड़ा। 4 पॉइंट बुक अपने पास है तो अगर खोल लीजिए, 4.5 में सारे क्वेश्चन तो आपको दिखाए जाएंगे ही, बनाया ही जाएगा वो वीडियोज में। इसमें ऑब्जेक्टिव है तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा। एक ऑब्जेक्टिव है 17 नंबर, ठीक है, 17 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, एकदम लास्ट में 2 ऑब्जेक्टिव दिए गए। कह रहा है कि ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का। ए क्या है, 3 ऑर्डर का एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, पहली बात, और इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का है। ठीक है, तो कहता है कि उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा। अभी देखिए मैंने मिटा दिया, उसी का एक फॉर्मूला था, ये था, उसका एडजॉइंट किसके बराबर होगा। तो मैंने कहा ना, अभी आपको मैंने 3 चीज लिखा था। पहला चीज ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूं ए इंटू एडजॉइंट ए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से a हटा दूँ तो इसका वैल्यू क्या होगा, एडजॉइंट a इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1 हो जाएगा। तो ये बताइए, ये वाला तो फॉर्मूला यही ना है जी, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1, यानी इसका वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। और n क्या है, n क्या है आपका, ऑर्डर क्या दिया है, 3/3, तो n का मतलब 3, यानी इसका मान क्या होगा, 3 - 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2। ठीक है, यानी सीधे याद रखना है कि उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट उसके डिटर्मिनेंट का पावर 2 के बराबर है। जितना पावर कराएगा उससे कम हो जाए, अगर 3 पावर है तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनता है इससे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर a²। ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर a² ये तो हो गया। अब देखिए 17 नंबर के बाद 18 एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा समझ लेंगे। 18 नंबर में क्या कह रहा है, कि ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, फिर वही बात है, इन्वर्टिबल है, इसका मतलब कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहता है कि बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स किसके बराबर होगा। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये बताना है। ठीक है, शायद थ्योरी में आया भी था, और अगर आया है याद नहीं है तो फिर हम लोग प्रूफ कैसे देखेंगे, तो बना के भी रख लेंगे अपने पास। क्या करेंगे, देखिए अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसके इन्वर्स से उसमें गुना करने पर उसका वैल्यू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर बराबर होगा तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि दोनों तरफ अगर ध्यान समझिएगा कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स होगा,
और तो कहता है कि इन्वर्स होगा, तो बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये आपको प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में। तो हम क्या करेंगे, चलिए भाई, अगर ए का इन्वर्स है तो उसको गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और ऐसा है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे लिखे, डिटर्मिनेंट दोनों तरफ निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब आप बताइए कि गुना करके दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले या डिटर्मिनेंट निकाल करके गुना करें। आपने पढ़ा है ना, दोनों बराबर होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, देख लो, 1 0 0 1 1 1 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये वाला कहाँ से आया, ये आपको पहले पता है कि डिटर्मिनेंट को गुना करके डिटर्मिनेंट निकाले या डिटर्मिनेंट निकाल करके गुना करे, वैल्यू सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब यहाँ से ये पूछ रहा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब यही ना है जी, ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका मान कितने बराबर होगा, 1 बटा में, ये वाला कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। और इसी को हम अगर ऐसे लिख दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो क्या ये तो अलग हो गया है कि ना है, और ये क्या हो जाएगा, 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए, ये ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो दोनों का ऑप्शन बी सही है। आप दोनों ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें, याद करें और उसको जो है कि समझने का प्रयास करें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंड मैट्रिक्सेज। एप्लीकेशन है, कहाँ यूज किया जाता है, क्या यूज है, अभी तक हम लोग क्यों पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स और ये क्या नाम है, मैट्रिक्स, इसी के बारे में जो है कि नहीं यहाँ डिस्कस किया गया है। चलिए जी, तो देखेंगे, सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको पढ़ना होगा सिस्टम ऑफ, क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या क्या है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सबसे पहले आपको जानना है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं समीकरण निकाय, जिसको आप बोलते थे, वही चीज़ यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले तो लिखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, समीकरणों का एक निकाय, ठीक है। समीकरणों का एक निकाय का मतलब समीकरण निकाय भी कह सकते हैं, समीकरण युग्म भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन युग्म में जो 2 रहता है तो यूज करते हैं, बहुत सारा है तो समीकरण का निकाय कहते हैं। तो कहते हैं किसको कहेंगे, लिखा है ए सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कहता है कि अगर किसी समूह में 2 या 2 से अधिक अगर इक्वेशन हो तो उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए ax प्लस by प्लस cz बराबर d एक इक्वेशन है, ठीक है। और एक इक्वेशन और आ जाए ax, मान लीजिए ये 1 1 1 रहेगा, यहाँ 2 लगा दे, by2, चाहे यहाँ पर 1 लगा तो कुछ भी कर दे, ठीक है। यहाँ a1 b1 c1 कर दे, a1 b1 c1, यहाँ कर दे a2 b2 c2, ठीक है, यहाँ d1 d2, ऐसे ही। तो ये 2 समीकरण हो गए। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और आ गया a3x b3y c3z d3, या इससे और भी ज़्यादा आ जाए तो कहता है कि 2, कम से कम 2 या 2 से अधिक समीकरणों का समूह जो है उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद कहता है कि अगर उस सिस्टम में जो इक्वेशन दिए गए हैं वो अगर लीनियर इक्वेशन हो जाए, लीनियर किसको बोलते हैं, जिस समीकरण में चर राशि जो है, वेरिएबल जो है, उसका घात अगर 1 हो, यानी वो अगर रैखिक समीकरण के रूप में हो, तो हम उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण निकाय, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे, क्या नाम रख देंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय उसको बोल देंगे। कब, देख लीजिए, यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, y का पावर क्या है, 1 है, z का पावर क्या है, 1 है। जिस समीकरण में उपस्थित चर राशि का जो वैल्यू, जो पावर है, जो डिग्री है, जो घात है, वो अगर 1 है तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। और वैसे अगर समीकरण का समूह हो जाए तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण निकाय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, पहले तो 10th आपको 2 दिया था केवल, समीकरण युग्म भी इसलिए कहता था उसको, लेकिन यहाँ तो 2 से ज्यादा हो गया, इसे समीकरण निकाय कहना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो वैसे को आप हल करते थे, वहां भी 2 चर राशि थे, केवल x और y रहते थे। यहाँ पर क्या हो गया, एक तो z यहाँ बढ़ गया, एक नीचे इक्वेशन भी बढ़ जाएगा, आगे जाएंगे तो 4 इक्वेशन हो जाएंगे, 4 वेरिएबल हो जाएंगे। तो उसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे आज आप यही सीखेंगे, ठीक है। फिर मैं एक छोटा सा तरीका ही बता दूंगा, उसको भी आप देखेंगे ध्यान से। तो इसी को हल करने के लिए आज हमारा चैप्टर है,
अच्छा जी, देखिए वो जो लास्ट वाला जो आपको अभी नोट्स बताए थे एडजॉइंट में, वो यहाँ पर यूज कर दिया गया, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये आपको नोट में डाल दिया गया जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। खैर आगे, अब चलिए, अब आपने समीकरण पढ़ा था तो समीकरण के कुछ हल भी होते हैं। हल किसको कहते हैं, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जिसको पहले बहुपद में आप मूल कहते थे, सॉरी शून्य कहते थे, उसी को समीकरण में मूल या हल कहा जाता है, रूट्स भी कहते हैं हम लोग। तो किसको कहते हैं, किसी भी समीकरण में जो चर राशि उपस्थित है उसका एक ऐसा मान, एक ऐसा वैल्यू जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसमें रखने पर उसके वैल्यू को LHS और RHS इक्वल टू ईच अदर हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो उस चर राशि का मान जो है वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे अगर थोड़ा सा बात करूँ, x + 3 = 5, तो x का वैल्यू ऐसा कौन सा है जिसको रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 अगर रख दे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो x के इस मान को ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, या हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करते हैं ना, x = 5 - 3 = 2, तो ये 2 यहाँ जब पुट करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी समीकरण में दिए गए चर राशि का एक ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दे, LHS और RHS एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो वही उस समीकरण निकाय का हल कहलाता है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ तो एक राशि है नहीं, यहाँ तो x भी है, y भी है, z भी है, तो इसीलिए उसको अल्फा, मान लीजिए इसका जो आंसर आएगा उसको अल्फा बोल दिया, अल्फा 1, इसका जो वैल्यू है उसको अल्फा 2 बोल दिया, z का जो वैल्यू है उसको अल्फा 3 बोल दिया, ऐसे और सारे भी उसको अल्फा 4, अल्फा n तक रख दिया, वही कह रहा है। तो कहता है कि ये जो इसका सॉल्यूशन आया, इसका सॉल्यूशन आया, इसका जो सॉल्यूशन आया, तीनों का जो वैल्यू है, चाहे इससे और ज़्यादा चर राशि, तो उन सभी के मान का जो एक सॉल्यूशन का जो एक समूह बनेगा, उसी को हम लोग समीकरण निकाय के हल का जो है कि क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिए गए समीकरण निकाय के हलों का एक समूह है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चर राशि तो है नहीं कि केवल x का मान आएगा, बहुत सारा है, तो उन सब का एक सॉल्यूशन का एक सेट बनेगा, उसी को हम लोग सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब आता है बात कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको पता है 10th क्लास में पढ़े थे कि सॉल्यूशन सेट जो है समीकरण का जो निकाय का जो प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संगत समीकरण, एक असंगत समीकरण। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। अब समीकरण कब संगत कहते हैं, कब असंगत कहते हैं, उसी को हम लोग अंग्रेजी में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, कंसिस्टेंट, उसी चीज को थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए जी, इसको बोलते हैं संगत, इसको बोलते हैं असंगत। और मैंने आपको पहले ही 10th क्लास में इतना अच्छा समझाया था कि देखिए, संगत को अगर थोड़ा सा समझने के लिए कभी भूल जाते हैं तो समझिएगा, संगत का मतलब क्या होता है, संगतिया, दोस्त, मित्र, यानी वो कभी ना कभी आपसे मिलेगा। जैसे आपने 10th क्लास 3 प्रकार के पढ़े थे, एक ऐसा और एक ऐसा। इसको क्या बोलते थे, एक बार मिला तो इसका अद्वितीय हल होता था, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल। इसके अनंत हल होते थे, बहुत सारे हल होते थे, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट था। ठीक है, तो इसका भी एक हल, इसका एक से अधिक है ना, मोर देन 1, एक से अधिक। अच्छा, और इसके तो कोई हल ही नहीं होते थे, क्योंकि ये कभी आपस में मिलते ही नहीं थे। तो आप समझिए, इसी चीज को आप 2 भाग में बांटे थे, इन दोनों को हम संगत बोलते थे। क्यों, क्योंकि ये संगतिया है, एक बार मिले चाहे रोज मिले, मिला तो सही। और ये क्या है, असंगत है, ये कभी मिलते नहीं है। ठीक है, और वहां पे आपने ये भी पढ़ा था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर पहले ही कह दिया कि बराबर नहीं है तो उसका अद्वितीय हल होता था। अगर ये बराबर हो जाए A1/A2 B1/B2, तो हम लोग आगे चेक करते थे, आगे देखते थे कि वो क्या है। अगर C1/C2 भी बराबर हो जाए तो कहते थे कि एक से अधिक हल होगा। और यदि ये बराबर नहीं हो, A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं हो, तो कहते थे उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये 10th क्लास की थ्योरी की बात है, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि उसका एक हल हो या एक से अधिक हल हो, उसको हम संगत बोलते थे। आज वही डिफिनेशन अंग्रेजी में है, कह रहा है ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कहता है कि एक ऐसा समीकरण निकाय जिसके एक या एक से अधिक हल होते हैं, ठीक है, उसको संगत बोलेंगे। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग
असंगत बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। दो चीजें हैं, आपको समझना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, आज हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि कंसिस्टेंट में इसी चीज को अब ऐसे तो करना नहीं है, इसको कैसे करेंगे हम लोग उसको देखेंगे। पहले डिफिनेशन याद रखें, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। या तो एक हो या एक सदी को, लेकिन सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, सॉल्यूशन अस्तित्व में है, सॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको संगत बोलेंगे। और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यदि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम लोग असंगत बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब हल कैसे करेंगे इसके बारे में बातचीत करता है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको समझने के लिए एकदम इजी वे में, ठीक है, थोड़ा सा तो टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन मैं फिर आपको एक नया चीज बताऊंगा, वो भी 10th क्लास में कहीं दिया नहीं है, 12th क्लास में, वो भी बेसिक की बात होगी, समझ लेंगे थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए आपके पास 3 इक्वेशन दिए गए हैं। इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस प्रकार से है, a1x b1y और c1z, ठीक है, c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है। फिर एक दिया है a2x b2y और c2z इज इक्वल टू d2। एक है a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। ये 3 आपको इक्वेशन दिए गए हैं और आपको क्या निकालना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स वाई जेड 3 है, इसलिए एक सेट आएगा, एक्स का मान आएगा, वाई का मान आएगा, जेड का मान आएगा। तो कैसे निकालना है इसके बारे में आपको कहता है कि आप कुछ नहीं, थोड़ा सा एक दिमाग लगाएं, इससे 3 मैट्रिक्स बनाइए। पहला मैट्रिक्स बनाइए जिसको बोलेंगे ए मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होगा, आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A1 को क्या बोलते हैं, A2 को क्या बोलते हैं, A3 को क्या है, B1 B2 B3 C1 C2, ये सब क्या है। आपको पता है कि चर राशि में जिस अंक से गुना करते हैं उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, उसका गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गुणा वाला अंक बोलते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो एक्स वाई जेड चर राशि दिए गए हैं उसके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाइए। A1 A2 A3 जैसे है वैसे ही, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये क्या हुआ, उसके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बन गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, गुणांक आव्यूह, पहली बात। दूसरा एक बनाएंगे बी मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होगा, तो बी मैट्रिक्स जो है वो आपका पहले एक्स मैट्रिक्स बना लीजिए। पहले एक एक्स मैट्रिक्स होगा, कैपिटल एक्स। ये कैपिटल एक्स क्या होगा, इसके चर राशि का इक्वेशन है, यानी कि एक्स वाई जेड, ये 3 जो आपको दिए गए हैं वेरिएबल, उस वेरिएबल को हम लोग जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसको एक्स से डिनोट करेंगे, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद एक बनाएंगे हम लोग बी मैट्रिक्स, और वो बी मैट्रिक्स किसको डिनोट करेगा, जो इधर कांस्टेंट आपको दिया गया है, d1 d2 d3, ये d1 d2 d3 इसको डिनोट करेंगे, और ये कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो तीनों बात आप समझ गए, यानी किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप 3 मैट्रिक्स में क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। एक में उसके गुणांक को लेकर बना दीजिए, एक में आप उसके वेरिएबल को लेकर बना दीजिए, और एक में उसके कांस्टेंट को लेकर बना दीजिए। और अब आप इस चीज को इस तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको। अगर मैं इसको ऐसे सेट करूं कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू D1 D2 D3। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा। देखिए आप इसको गुना कीजिए, R1 से C1 में गुना कीजिएगा, तो देखिए A1x B1y C1z, देखिए A1x B1y C1z। फिर सेकंड से सेकंड में कीजिएगा, A2x B2y C2z, ये हो जाएगा, A3x B3y C3z, ये बन जाएगा। और ये इक्वेशन, ये इधर जो मैट्रिक्स आएगा वो इसके बराबर है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, यानी A1x B1y C1z इज इक्वल टू D1 हो जाएगा। यानी ये जो चीज है इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
इस मैट्रिक्स को हम ए बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को एक्स बोलते हैं और इस मैट्रिक्स को बी बोलते हैं, ऊपर से दिखाया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से समझिए, अब यहां से कहने का मतलब है कि अगर ये ए जो है, ये जो ए है अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 के बराबर नहीं हो, समझिएगा 0 के बराबर नहीं हो, तो पता है कि अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो थोड़ी सी बात को समझिए, तब तो हम इस चीज में क्या करेंगे, ए एक्स बी, ऐसे है ना। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा इन्वर्स से दोनों तरफ गुना तो कर सकते हैं ना, दोनों तरफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बताइए ए इन्वर्स से ए में करेंगे तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये एक्स और ये हो जाएगा ए इनवर्स बी, यानी कि इसको हम एक्स लिखेंगे क्योंकि आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स में गुना करने पर वही मैट्रिक्स फाइंड होता है, और ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। और अब आप देखिए ये आपके पास एक फॉर्मूला है, यानी एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, और इधर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मतलब इसका इनवर्स निकालिए, ये जो ए आपको दिया गया इसका इनवर्स निकालिए, और बी में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनवर्स निकाल करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। और इधर भी एक मैट्रिक्स है आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। इधर जो भी मान आएगा वो इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बाइप्रिटी ऑफ मैट्रिक्सेस से, तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा, जेड का भी मान निकल जाएगा, और आसानी से आप इसे हल करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान रखें, चूंकि ये हम लोग एक मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज करके और सॉल्यूशन को क्या करते हैं, फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, इसका नाम रख दिया गया है कि सॉल्विंग, हाँ ऐसे लिखा है, नोन एज मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स मेथड, ध्यान रखेंगे, इसका नाम है मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स मेथड, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यानी मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि। और इससे एक बात ध्यान रखेंगे कि चूंकि इनवर्स किसी का भी इनवर्स यूनिक होता है, एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स निकल सकता है, इसलिए यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, यूनिक आएगा, एक्स का एक मान आएगा, वाई का एक मान आएगा, जेड का एक मान आएगा। आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसी चीज़ में, तो मैं बता दूं आपको कि इसको जब हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे और इसको जब हम लोग ऐसे देखेंगे तो इसका ये केस फर्स्ट था, कॉपी में देखेंगे, केस फर्स्ट में क्या माना गया है कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स से दोनों तरफ गुना करके एक फॉर्मूला बनाया गया, और इस फॉर्मूला से अगर हम हल करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तो हमारा आसानी से एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आ जाएगा, और इस मेथड का नाम होगा मैट्रिक्स मेथड। ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकेंड में क्या कहता है उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। केस सेकेंड समझेंगे, चलिए। केस सेकंड कहता है कि अगर मान के चलिए कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, तब तो कहता है कि तब तो भाई देखो, अब यहाँ पे जब तुम हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला था इसमें ये वाला नहीं, देखो कहने का मतलब है कि जब ये डिटरमिनेंट इसका 0 के बराबर नहीं हो, नॉन सिंगुलर होगा, जब नॉन सिंगुलर होगा तो इसका इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स होगा मतलब कुछ उसका वैल्यू आएगा, और जब वैल्यू आएगा उसको बी में गुना करें तो कोई मैट्रिक्स मिलेगा, तो उसका एक्स वाई जेड निकल सकता है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो उसका इन्वर्स ही नहीं होगा, और इन्वर्स ही नहीं होगा तो एक ये मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा, और मैट्रिक्स नहीं बने तो एक्स वाई जेड का मान नहीं निकलेगा। तो इसका कंडीशन क्या है, तो इसको कहता है, इसको बनाने का तरीका है कि अगर केस सेकंड में कहता है कि अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए तब जाकर के दो कंडीशन है,
पहला चीज उसमें आपको बताया गया कि अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब 2 है, या तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसलिए एक मान नहीं निकल पा रहा है, और नहीं तो दूसरी बात क्या है कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इन दोनों का कैसे डिवीजन होगा, तो इसी चीज को मैंने लास्ट में एक नोट बना के स्पष्ट डाल दिया है कि देखो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला के बाद आपको ये रखना है कि ये ऐसे हो जाएगा, अगर ए इनवर्स दोनों से गुना कर देंगे तो ये मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला है। यहाँ से दो चीजें हैं, ठीक है, पहला चीज ए, दूसरा चीज बी। इसमें कहता है कि आप सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालें। अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट है, और इन्वर्स एग्जिस्ट है इसलिए ये एक संगत समीकरण होगा, संगत समीकरण होगा। और ध्यान रखें इससे जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक हल होगा, x का एक मान, y का एक मान, z का एक मान आएगा। और दूसरी बात ये वाला वही है, ध्यान रखो ये वाली बातें वही है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाली वही चीजें हैं, ठीक है। अब दूसरा में कहते हैं कि अगर ये बराबर हो जाए, मतलब अगर ये बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखते थे दो कंडीशन होते थे, या तो C1 और C2 बराबर नहीं होता था या C1 और C2 बराबर हो जाता था। तो इसी से यहाँ दो कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन में क्या कहता है कि आपको दो कामें करनी है। पहला कंडीशन में ये करना है कि आपको ए का एडजॉइंट निकाल करके और बी में गुना करना है। एडजॉइंट निकाल करके ए का बी में गुना करना और उसको चेक करना है। अगर वो 0 के बराबर नहीं आए, 0 के बराबर 0 मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देखिए डिटर्मिनेंट इसलिए अंक है, ये एक मैट्रिक्स है इसलिए अंक नहीं है बल्कि ये 0 मैट्रिक्स है, ओ है, समझ रहे हैं, ये ओ है और ये क्या है 0 है, ये क्या है 0 है। वैल्यू के बराबर होगा ना, मैट्रिक्स के बराबर होगा। समझिए कहने का मतलब क्या है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ये तो स्पष्ट हो गया 0 नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, टिक मार दीजिए। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब ये निकालना होगा और उसको चेक करना होगा कि वो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर वो 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये वाली कंडीशन हो गई कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर था, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हुआ, धोखाबाजी कर दिया, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता था। वही कंडीशन ये है, पहले तो बराबर हुआ फिर बाद में बराबर नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी ये तो फिक्स हो गया कि ये असंगत समीकरण है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, सॉरी इनकंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन का नहीं मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। आगे, और यदि ये हो जाता है तब तो इसका मतलब कि ये कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट एनसीईआरटी में जगह गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको अब गलत है या फिर और कोई बात, मैंने बहुत सारे बुक उसको चेक किया, मुझे लगा कि गलत ही है, ठीक है, और वहाँ पे कॉपी में सुधार लेंगे। अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो मतलब क्या था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और तीनों ही बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता था, कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। लेकिन इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, अपरिमित रूप से, इन्फिनिटी मतलब असीमित रूप से, ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये वही बातें हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। निकालने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, डिटर्मिनेंट मेथड से यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको आप याद रखें, समझ लें। और इसी के साथ आज का ये थ्योरी का क्लास कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं एक जो चीज़ कहा था उस चीज़ को मैं आपको बता दूं फटाफट जल्दी से और इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज का जो थ्योरी है वो कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सरसाइज 4.5, 4.6 और मिसलेनियस, ये 3 एक्सरसाइज आपको बता दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे। और नेक्स्ट क्लास में वेक्टर से स्टार्ट होगा लेसन 10 सेकंड बुक का, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सारी कहानी तो हो गई, आप समझ चुके हैं। एक चीज़ और, अब अगर मैं बात कहूँ आपसे कि चलिए अब आपको ना एक इक्वेशन आपको दिया गया है और उसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप इसको गौर करेंगे, समझ लीजिए यूनिक सॉल्यूशन है मान लिया जाए और इसको सॉल्व करना है। कितना मिनट हो गया है?
58 में 1 घंटा होने वाला है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए मैं जल्दी जल्दी करूँगा, प्रयास करता हूँ। ये देखिए जगह, तो थोड़ा सा उठ जाओ भाई, 1 मिनट। थोड़ा समझिएगा लोग, अगर आपको एक दिया गया a1x b1y, ठीक है, प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है, फिर a2x, इसको ध्यान से, ये कहीं दिया नहीं है जी, b2y c2z इज इक्वल टू d2, जैसे सैरस डायग्राम देखे थे डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व करने के लिए, फिर आपको एक मेथड बताया गया उसका एडजॉइंट इजीली निकालने के लिए, वैसे ही ये इक्वेशन को सॉल्व करने का इजी मेथड है। a3x b3y और c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है, एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। अगर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से, जो आपको बुक में दिया है सॉल्व करने के लिए, ये वाला मैट्रिक्स मेथड, इससे आप सॉल्व करेंगे, पता है क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो आपको इसका ए मैट्रिक्स बनाइए, ए मैट्रिक्स बनाएंगे, a1 b1 c1 a2 c2 सब बना देंगे, फिर उसके बाद x मैट्रिक्स बनाएंगे, x y z, फिर उसका b मैट्रिक्स बनाएंगे, ये कांस्टेंट का d1 d2 d3। इसके बाद ये सब बनाने के बाद आप क्या करेंगे, a का इन्वर्स फाइंड करेंगे। a का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला ये वाला इन्वर्स का, कि आपको डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर एडजॉइंट निकालिए और उसमें गुना करके डिवाइड कीजिए। ये देखिए ये फॉर्मूला, और ये पता है कि ये कैसे होता है, फिर एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कितना दिक्कत का काम है, पता ना, सबका कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए। देखिए पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कितना लंबा है। सबसे पहले a(x) b बनाएंगे, फिर मैं दिखा दूंगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अब a का इन्वर्स निकालना है। a का इन्वर्स के लिए आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहला स्टेप, फिर सबका सारे एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, a11 a12 ऐसे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, फिर आपको मिलेगा एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट से भाग लगाएंगे, फिर आपको जो एक इन्वर्स मिलेगा, फिर इन्वर्स मिलने के बाद इस इक्वेशन पे बैठाएंगे, मतलब उससे b में गुना करेंगे, फिर बाइक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे, तब जा करके उसको आप x y z इक्वल करके आप निकालेंगे। इतना प्रोसेस करना है, समझ लीजिए। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करने के लिए कहूँ तो आप एक तरीका अपना सकते हैं, और वो तरीका क्या है आप इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए आपको मैं एकदम डायरेक्ट यहीं से बताता हूँ, उसका नाम है क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर नाम के जो एक गणितज्ञ थे ना, वो इसको दिए हैं क्रैमर्स रूल। इसलिए जब बीएससी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। क्रैमर्स रूल क्या है? क्रैमर्स रूल समझेंगे, एकदम एक लाइन में आंसर है, ठीक है। क्रैमर्स रूल में एक लाइन में आंसर है, और वो क्या तरीका है आप उसको समझेंगे। चलिए जी मैं उसको दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट। अरे मिल जाओ भाई। चलिए जी, इसका एक ही लाइन में है, एक कुछ नहीं करना है। देखिए जल्दी से देख लेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले आपको ना ये काम करना है। देखिए आपको x लिखना है, ध्यान समझिएगा, इसी से लिख देता हूँ। चलिए पहले x निकालेंगे, x लिखेंगे ऐसे, फिर y लिखेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर z लिखेंगे, फिर छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे। और देखिए समझिए, जैसे आपने ब्रज गुणन विधि पढ़ा था ना, बस वही मेथड है, थोड़ा उसी को इलेबोरेट करके एक चीज़ किया गया है। समझिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको बस इतना करना है, यहाँ सब जगह डिटर्मिनेंट निकालना है। और डिटर्मिनेंट थोड़ा आसान है डिटर्मिनेंट निकालना, आप जल्दी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट निकालना। देखिए क्या करना है, यहाँ पे तो आपको डिटर्मिनेंट लिख देना है सीधा सीधी। डिटर्मिनेंट क्या है, ये जो आप a1 b1 c1 है, इसी को लिखेंगे ऐसे। अच्छा एक बात बताइए ना, मैंने आपको बताया था ना, आपका एक नियम क्या है, हमारा संस्कार क्या कहता है? हमारा संस्कार ये कहता है कि भाई हम लोग अपने घर के लोगों को थोड़ा नहीं खिलाते हैं, बाहर वालों को खिलाना हमारा फर्ज है, ठीक है। बस वही नियम यहाँ भी लगाते हैं। देखिए x के साथ कौन है, आप खुद से देखिए, x के साथ कौन है? x के साथ है a1 a2 a3, इसको नहीं खिलाना है। अपने घर वाले लोगों को कहना भैया आप बाद में खा लेना, पहले बाहर जो लोग आए हैं उसको खिलाना जरूरी है। तो देखिए पहला लाइन छोड़ देंगे, x वाले को छोड़ देंगे, y वाले z वाले बाकी सब लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। a1 a2 a3 नहीं लेंगे, अपने घर वाले को नहीं खिलाएंगे।
किसको खिलाना है, इसको खिलाना है, ये D1 D2 D3 को रखना है यहाँ पे, D1 D2 D3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y लेंगे तो y के साथ B1 B2 B3 ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाले के जगह पे इसको नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ये देखिए D1 D2 जो है ना, x है तो x के जगह पे कांस्टेंट वाले को लिखना है, y है तो y सेकंड वाले में है तो सेकंड वाले में कांस्टेंट को रखना है, z थर्ड रो में है तो थर्ड वाले में जो है कांस्टेंट को रखना है। ध्यान समझिए, x है तो देखिए यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको, पहले इसको लिख देते हैं, y में क्या है, बीच वाले को B1 B2 नहीं रखना है, क्या लेंगे उसके जगह पे D1 D2 D3 और आगे A1 A2 जैसे है वैसे ठीक है, C1 C2 जैसे है वैसे ठीक है, Z थर्ड के साथ है तो C1 C2 C3 नहीं आएगा, उसके जगह पे D1 D2 D3 आएगा, D1 D2 D3, बाकी जो है A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। और एक क्या है पता है ना, कांस्टेंट के साथ रहता है तो ये कांस्टेंट वाले को नहीं खिलाएगा, ये सबको खिलाएगा इधर वाले को, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये पूरी बात को आप समझिए। और मैं एक बात बता दूं आपको, बस खत्म हो गया कहानी, यही क्रैमर्स रूल। आप कहेंगे सर 4 को डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, अरे भाई डिटरमिनेंट निकालना सीख गए, अब लिख के दिखाना थोड़ी ना है, इसको किसी रो के या किसी कॉलम के अलोंग अपने आप अपने मन में ही उसको कैलकुलेशन करके फटाफट डिटरमिनेंट निकाल लो, उतना तो काम करने से बच जाओगे। और नहीं तो भाई तुम वही अपनाओ जो तुम्हारा मैट्रिक्स मेथड है। अगर एक बात और, अगर परीक्षा में कहता है कि मैट्रिक्स मेथड से ही निकालिए तो आपको वही यूज करना होगा, नहीं कहता है तो आप दोनों में से जो यूज आपको लगे, इसमें सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना, दिमाग नहीं लगाना है। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप कितना निकाल चुके हैं। चलिए मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस कर दूं। एक्स लेंगे, एक्स का फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में हटा देंगे और उसके ऊपर कांस्टेंट डालेंगे। y है सेकंड वाले के साथ तो सेकंड रो में से उसको हटा करके वहां पे कांस्टेंट डालेंगे। z है थर्ड के साथ तो थर्ड वाले को हटाकर उसकी जगह पे कांस्टेंट डालेंगे। बाकी जो अपने लाइन पे है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 C2 ये सब अपनी जगह पे रहेगा। ये आप समझ लीजिए, ये 3 जो आप देख रहे हैं ना, बस इसके जगह पे x वाले पहले रहता है ना, पहले x फिर y फिर z, तो x वाले के जगह पे हटा देंगे जो कि x है, तो y x के जगह पे x वाला रख देंगे, y के जगह पे y वाला नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे कांस्टेंट डालना है, z अपनी जगह पे रहेगा, x अपनी जगह पे y अपनी जगह पे, z है तो z की जगह पे हटाकर जो रहेगा उसके कॉलम को हटा करके और वहां पे D1 D2 D3 जो कांस्टेंट है उसको लिख करके सॉल्व करना है। अब मैं जब आपको थ्योरी वाला वो एक्सरसाइज वाला जो चैप्टर डालूंगा उसमें मैं इससे एक प्रश्न बना करके आपको दे दूंगा ताकि आप इसको समझ सके। और इसी के साथ आज का ये क्लास खत्म हो जाएगा। आज डिटरमिनेंट कंप्लीट हुआ। इस चीज को आप घर में प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन ले और मैं इसका फोटो खींच देता हूँ, आप इसको फोटो खींच लीजिए, एक बार डाल दीजिएगा। चलिए, और आप अच्छे समझिए, बस आप इतना ध्यान रखिए, एक्स है तो एक्स वाला लाइन नहीं लिखना है, वाई है तो वाई, और देखो लाइन से ही नहीं कि वाई ने तो वाई के पहले नहीं, वाई अपनी जगह पे ही रहेगा, उसके लाइन को गायब कर देंगे, जेड अपनी जगह पे ही रहेगा, उसके लाइन को गायब कर देंगे। और गायब करने पर क्या डालना है, ये कांस्टेंट डालना है, D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3, ठीक है। और ये तो आप समझ रहे हैं, ये आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी के साथ आज कंप्लीट हो गया।